प्यासी धरती सी मैं तड़पती रही, मैं जाऊं तो जाऊं कहाँ। मैंने अपनी माँ को बचपन से ही परेशान देखा था। पापा अक्सर माँ पर हाथ उठाया करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। उनके कमरे से आवाज़ें आती थी, पूरा मज़ा भी नहीं देती तो क्या तेरी आरती उतारूं। अब मज़ा लेने क्या मैं किसी और के पास जाऊं। जब तुझे ब्याह कर लाया हूं तो तेरा ही बदन चाटूंगा ना, किसी पड़ोसन का तो नहीं। उस पर माँ कहती थी, अब महीना आया हुआ है तो इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ। आप भी तो 3-4 दिन सब्र नहीं रखते, भला इन दिनों में कौन करता है। ऐसी बातों को सुनकर और खुद के अरमानों को जलता देख मैं सोचती थी कि अगर औरत पूरा मज़ा न दे तो भी वही कसूरवार, और अगर मर्द औरत को पूरा मज़ा न दे तो भी औरत ही पिसे। ऐसा माँ अब बस भी करो, अपने पार्थ के गुणगान करना बंद करो। बहुत हुआ, मैंने बता दिया न कि मैं उसके साथ नहीं रह सकती। मुझे वह खुशी नहीं दे सकता, फिर क्या मतलब है उसके साथ रहने का। चलो अब, वरना कोर्ट पहुंचने में देर हो जाएगी। ऐसा कहते हुए दिव्यांशी अपनी स्कूटी स्टार्ट करने लगी। दोनों माँ बेटी कोर्ट पहुंच गई। उधर से पार्थ की फैमिली भी आई थी, जिसमें पार्थ के साथ उसके मम्मी पापा भी थे। पार्थ की एक बहन है शर्लिन, जो सिंगापुर में रहती है। वैसे शर्लिन की ससुराल जींद हरियाणा में है, लेकिन वे दोनों पति पत्नी सिंगापुर में नौकरी करते हैं। इधर दिव्यांशी के पिता का 5-6 साल पहले एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। दिव्यांशी का एक भाई है आरव, जो 8 साल पहले दुबई चला गया था, लेकिन अभी तक नहीं लौटा। पिता की मौत पर भी नहीं आया। आरव कभी कभी वीडियो कॉल कर लेता है। वहाँ की एक लड़की से उसने शादी कर ली है, जो भारत में आकर रहना तो दूर, यहाँ का नाम भी नहीं सुनना चाहती है। उसे वहीं रहना है। यहाँ बस दोनों अकेली माँ बेटी ही है। 4 साल पहले दिव्यांशी की शादी पार्थ के साथ हुई थी। शर्लिन और दिव्यांशी दोनों सहेलियाँ थी। शर्लिन को दिव्यांशी के घर के हालात पता थे। शर्लिन ने ही अपने भाई पार्थ और दिव्यांशी के रिश्ते की बात की थी। 1 साल तक दिव्यांशी की माँ को कुछ खबर नहीं थी, लेकिन उसके बाद से अक्सर दिव्यांशी के घर में कलेश रहने लगा था। रोज थाने और कोर्ट कचहरी के चक्कर, कभी दिव्यांशी का पति और सास ससुर पर मारपीट का इल्ज़ाम लगाना, तो कभी दहेज के लिए सताना, कभी खाना न देना, तो कभी ससुर पर बहू को छेड़ने का इल्ज़ाम। यहाँ तक कि एक बार तो दिव्यांशी ने पार्थ पर ड्रग्स इस्तेमाल करने का भी इल्ज़ाम लगा दिया था। इस चक्कर में आकर अक्सर पार्थ थाने में होता था। माता पिता के एक केस की जमानत कराकर उसे जेल से छुड़ा कर लाते तो दिव्यांशी कोई और केस बनवा देती। पिछले 3 साल से यही सब चल रहा था। आखिरकार दिव्यांशी ने तलाक की अर्जी दे ही दी। आज इस केस का आखिरी फैसला सुनाया जाएगा। न जाने जज साहब क्या फैसला सुनाते हैं, न जाने वे उन दोनों का तलाक मंजूर करते हैं या नहीं। इतने में जज साहब आ गए। सब और खामोशी छा गई। केस नंबर 788, दिव्यांशी और पार्थ का तलाक। दिव्यांशी और पार्थ कोर्ट में हाजिर हो। एक जोरदार आवाज़ लगाई गई। जज ने दिव्यांशी से पूछा, तो दिव्यांशी, क्या सोचा आपने? सोच समझकर जवाब दीजिए। आपके हाथ में कोई भी ठोस वजह नहीं है तलाक की। और पार्थ जी, क्या आप भी वही चाहते हैं जो दिव्यांशी जी चाहती है? दिव्यांशी बोली, जी सर, मैंने सोच लिया है कि मुझे तलाक चाहिए। इधर पार्थ ने कहा, जज साहब, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं हाँ कहूँ या ना, क्योंकि मैंने दिव्यांशी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं दी और न ही मेरे माता पिता ने। फिर भी दिव्यांशी ने हम पर ढेरों इल्ज़ाम लगाकर अनेक बार जेल भिजवाया है। जज साहब, मैं कई महीने जेल रह चुका हूँ। मैंने बिना किसी कसूर के पुलिस की मार खाई है, वह भी दिव्यांशी के गलत इल्ज़ामों पर। फिर भी दिव्यांशी अगर तलाक लेने पर अड़ी है तो जैसी इसकी मर्जी। जज साहब दोनों की बात सुनकर बोले, कोई ठोस वजह न होने के चलते या अदालत तलाक नामंजूर करती है। अगर किसी के पास तलाक लेने की कोई ठोस वजह है तो ज़रूर बताएं, तभी उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन दिव्यांशी को तो तलाक चाहिए था। यह फैसला सुनते ही वह फूट फूट कर रो पड़ी और बोली, जज साहब, मेरे साथ नाइंसाफ़ी न करे, मुझे तलाक दिलवा दे।
मैं मर जाऊंगी इस तरह, मुझे छुटकारा चाहिए। प्यासी धरती सी मैं इस तरह से बंजर बन जाऊंगी, लेकिन मुझे बंजर जमीन नहीं बनना। दिव्यांशी का इस तरह विलाप देखकर सब पसोपेश में थे कि आखिर अब तक कोई ठोस वजह वह सामने नहीं ला रही थी। अब अचानक से किस तरह की बातें कर रही है? ऐसी क्या वजह है जो वह मरने की बातें कर रही है? सबके सब हैरान होकर दिव्यांशी को देख रहे थे। आखिर में माँ के बहुत कहने पर दिव्यांशी ने अपनी कहानी सुनाई। मुझे प्यार करने का हक नहीं था, क्योंकि न मेरे सिर पर पिता का साया था और न भाई ही मेरे पास था। पैसे कमाने की धुन भाई को अपनों से दूर ले गई। मुझे अगर किसी लड़के के साथ बात करते हुए भी देखा जाता तो न जाने कितनी बातें बनते थे। समाज वाले बिन बाप और भाई की जो ठहरी, उस पर गरीबी का तमगा। सरलीन बहुत अच्छी दोस्त थी मेरी, उससे मेरे घर की हालात छिपे नहीं थे। उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं उसके भाई से शादी करने के लिए तैयार हूँ, तो मैंने झट से हाँ बोल दी, क्योंकि मैं जानती थी कि अकेली माँ क्या क्या करेगी मेरे लिए। मैं सरलीन की शुक्रगुजार थी कि जिसने एक सच्चे दोस्त का फ़र्ज अदा किया। लड़की गरीब हो या अमीर, अरमान सबके दिल में एक जैसे उठते हैं। मेरे दिल में अरमान जगे। मैंने भी शादी को लेकर अनेक सपने देख डाले, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि मेरे सपनों का यह अंजाम होगा। शादी की पहली रात मेरे दिल में 100 तरह के ख्याल आ रहे थे, जिन्हें सोचकर ही मैं शर्म से लाल हो रही थी। लेकिन पार्थ जैसे ही कमरे में आए और बत्ती बुझाकर यह कह दिया कि बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, सो जाते हैं, मैं हैरान रह गई थी यह सुनकर। सोचिए उस समय मेरे दिल पर क्या बीती होगी। अगले 2-3 दिन पार्थ करीब तो आए, मगर मुझे भरपूर पति सुख न दे पाए। मैं अभी भी प्यासी थी। सहेलियाँ मुझसे पहली रात का किस्सा सुनाने को कहती, जिस पर मेरे मन की ज्वाला और भड़क जाती, लेकिन मैं किसी से कुछ नहीं कह सकती थी। इस तरह तकरीबन 6 महीने बीत गए। कभी तो पार्थ सेक्स करके थक जाते, लेकिन संतुष्टि न मिल पाती, और कभी जब सेक्स की ताकत बढ़ाने की दवा खाते तो शुरू करने से पहले ही पस्त हो जाते। इसी बात को लेकर कई दिन मैं शर्लीन से झगड़ पड़ी थी। शर्लीन, तू तो मेरी सच्ची दोस्त थी, तूने मुझे धोखे में क्यों रखा? इस पर शर्लीन ने कहा था, दिव्यांशी, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती, तुम सब्र रखो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अब तक सब्र ही तो करती आई थी। कुछ समय बाद हम लोग न्यू ईयर पार्टी में गए। पार्टी में सब एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। पार्थ भी अपने दोस्त की पत्नी के साथ और मैं पार्थ के दोस्त के साथ डांस कर रही थी। न जाने उसने किस जोश से मुझे पकड़ा हुआ था कि मैं अपने जज्बात संभाल नहीं पाई, बह गई और अपने आप को उसकी बाहों के सहारे छोड़ दिया। बेताब हो गई, उसके आगोश में समा जाने को कसकर पकड़ लिया उसे और उसके सीने से चिपक गई। वहाँ पर मौजूद लोग मुझे इस तरह देखकर तरह तरह की बातें करने लगे, जो पार्थ के कानों तक पहुँची, और पार्थ ने आकर मुझे इतनी ज़ोर से खींचा कि मैं वह दर्द बर्दाश्त न कर सकी। इसके बाद पार्थ मुझे कार में ले गए और गुस्सा करने लगे। उस समय मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी, और अचानक गुस्से में मेरा भी हाथ पार्थ के चेहरे पर जा पहुंचा। वे इस थप्पड़ से तिलमिला गए थे। इस तरह हमारा अक्सर झगड़ा हो जाता था। जब मैं ज़्यादा परेशान हो गई तो एक दिन मैंने पुलिस में पार्थ के खिलाफ शिकायत लिखवाई, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसी बीच अक्सर सास भी पोते पोते की रट लगाती थी, और जब ससुर जी भी बार बार ऐसी बातें करते तो मुझे बुरा लगता था। घर के रोज रोज के झगड़े से परेशान प्यासी धरती सी मैं तड़पती रही। मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं? मैंने अपनी माँ को बचपन से ही परेशान देखा था। पापा अक्सर माँ पर हाथ उठाया करते थे, गंदी गंदी गालियाँ देते थे। उनके कमरे से आवाज़ें आती थी, पूरा मज़ा भी नहीं देती तो क्या तेरी आरती उतारूं? अब मज़ा लेने क्या मैं किसी और के पास जाऊं? जब तुझे ब्याह कर लाया हूं तो तेरा ही बदन चाटूंगा ना, किसी पड़ोसन का तो नहीं। उस पर माँ कहती थी, अब महीना आया हुआ है तो इसमें भला मैं क्या कर सकती हूँ? आप भी तो 3-4 दिन सब्र नहीं रखते? भला इन दिनों में कौन करता है? ऐसी बातों को सुनकर और खुद के अरमानों को
जलता देख मैं सोचती थी कि अगर औरत पूरा मज़ा न दे तो भी वही कसूरवार, और अगर मर्द औरत को पूरा मज़ा न दे तो भी औरत ही पिसे। ऐसा क्यों? दिव्यांशी सुबकते हुए अपनी सारी कहानी बयान कर रही थी। सभी चुपचाप सिर झुकाए बैठे। जज साहब कमरे की खामोशी तोड़ते हुए बोले, दिव्यांशी जी, आपका तलाक मंजूर किया जाता है।